This is the need of the time, I think, because everybody is talking about gut-brain axis. Everything is connected, right? Patient comes to you with stress or anxiety or depression. तो सर वो किस तरह से पेशेंट की डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं ये सिम्टम्स? यूजुअली पेशेंट्स हमारे पास आने से पहले काफ़ी टाइम अपने लोकल जीपी से अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके सारे सिम्टम्स जस्ट जीआईटी डिस्टर्बेंस की वजह से आ रहे होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि आज मेरी तबीयत खराब है, मेरा दिल नहीं कर रहा खाने का, वो कम हो जाती है। गट ब्रेन एक्सिस इज अ बाई डायरेक्शनल नेटवर्क। और पेशेंट अक्सर आकर हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या हमें मैदे या गैस की वजह से सर में दर्द होता है? लेकिन ये अदर वे अराउंड होता है बेसिकली। कि इफ वी ट्रीट दी डाइजेस्टिव सिम्टम्स तो क्या वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करेगा? ईट हेल्दी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बर्गर बंद कर दें, पिज्जा, बर्गर, शवारमा, सॉफ्ट ड्रिंक्स टोटली इनसे अवॉइड करें। मेरे पास तो जो भी पेशेंट आते हैं सबको मेरी यही एडवाइस होती है कि हेल्दी डाइट लें। Assalamu alaikum and welcome to the third episode of our Gut Brain Access podcast series. I am Nilofer Ramzan, your host, and I formally welcome you all here once again. अब तक हमने अपने रीसेंट एपिसोड्स में गट एंड ब्रेन कनेक्शन के बारे में बात की थी, बट आज हम कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। टुडे वी विल एक्सप्लोर द डाइजेस्टिव हेल्थ एंड मेंटल वेल-बीइंग फ्रॉम द न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. So we are very excited and delighted to welcome Dr. Ubaidullah Ansari, who is Assistant Professor and HOD of Neurology Department at Multan Medical and Dental College. So Assalamu alaikum Dr. साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। And first of all, I would like to thank Martin Dow for having me here. और इस academic activity की this is the need of the time, I think, because everybody is talking about gut-brain axis, so it's pleasure being here. Thank you sir for taking out time from your busy schedule and being here. So sir, आप हमें ये बताएं in the very simple terms, what is gut-brain axis from a neurological point of view? Yeah, gut-brain axis is a bidirectional neuronal network. So it connects basically brain to our gastrointestinal tract. So there are certain connections via vagus nerve. Vagus nerve एक नर्व होती है जो ब्रेन से ओरिजिनेट करती है और हमारे जो गट के मसल्स हैं उनको कनेक्ट करती है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गट ब्रेन एक्सिस इज माइक्रोब्स, जिसको हम माइक्रोबायोटा भी कहते हैं, विच आर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, विच आर नॉर्मल फ्लोरा, तो जो कि बहुत ही इसेंशियल हैं हमारी गट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, डाइजेशन के लिए। एंड द थर्ड पार्ट इज़ इम्यून मैकेनिज्म, immune cells like cytokines which are inflammatory markers, and the fourth part is hormones and neurotransmitters like serotonin, dopamine, gabapentin, like. All right, that means everything is connected, right? So Yeah. if a patient comes to you with stress or anxiety or depression, तो सर वो किस तरह से पेशेंट की डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं ये सिम्टम्स? बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। और एक मज़े की बात आपको बताऊं, यूजुअली पेशेंट्स हमारे पास आने से पहले काफ़ी टाइम अपने लोकल जीपी से अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके सारे सिम्टम्स जस्ट जीआईटी डिस्टर्बेंस की वजह से आ रहे होते हैं। तो उनको पता ही नहीं होता कि बेसिक जो उसकी कॉज है वो इनकी साइकेट्रिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, लाइक एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है आपस में, बिकॉज जब भी पेशेंट को एंग्जाइटी या डिप्रेशन होगा तो एक एक्सिस होता है ब्रेन में जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। तो जब भी पेशेंट एंग्जाइटी या डिप्रेशन में जाएगा, मूड उसका लो होगा, पेशेंट को नेगेटिव थॉट्स आएंगी, इट लीड टू एक्टिवेशन ऑफ एमिगडाला इन हाइपोथैलेमस, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, लाइक कॉर्टिसोल, विच इज़ अ स्टीरॉयड हार्मोन। तो कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसकी वजह से पेशेंट का जो गट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक फुलनेस हो सकती है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, पेशेंट को खाना नहीं खाया जाता, पेट में दर्द हो सकता है पेशेंट के। तो बहुत ज़्यादा फिर जब भी पेशेंट को एंग्जाइटी और डिप्रेशन होगा, सेरोटोनिन जो मॉलिक्यूल है जो हमारे माइक्रोब्स नॉर्मल फ्लोरा है वो रिलीज़ करते हैं, सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। फिर सेरोटोनिन का लेवल कम होने से भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सिम्टम आ सकते हैं, लाइक डिस्पेप्सिया, ब्लॉटिंग, बेल्चिंग। पेशेंट से खाना नहीं खाया जाता स्ट्रेस के पेशेंट्स में। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा दिल नहीं कर रहा खाने का, भूख कम हो जाती है पेशेंट वो स्ट्रेस का यस। तो वो स्ट्रेस की वजह से सेरोटोनिन का लेवल बेसिकली कम हो जाता है, जिसकी वजह से गट की मोटिलिटी कम हो जाती है, एपिगैस्ट्रिक, पेट भारी भरा भरा रहता है, पेशेंट को भूख का एहसास कम हो जाता है, जिससे वो खाना पीना छोड़ देते हैं।
ओके, और अगर हम ऑन द फ्लिप साइड देखें, इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी और ब्लोटिंग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, तो क्या ये तमाम गैस्ट्रिक सिम्टम्स उसके ब्रेन फंक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं या नहीं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। गट ब्रेन एक्सिस इज़ अ बाई डायरेक्शनल नेटवर्क। तो जब भी एक सिस्टम दोनों में से इन्वॉल्व होगा तो वो इनडायरेक्टली दूसरे सिस्टम को भी ज़रूर डिस्टर्ब करेगा। तो जब भी पेशेंट, अगर आपने अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में भी देखा हो, जैसे कि जितने भी डिस्पेप्सिया और फंक्शनल डिस्पेप्सिया स्पेशली इज़ वेरी कॉमन इन आवर जनरल पॉपुलेशन। इसका जो नॉर्मल इंसिडेंस है वो 20% है। मतलब अगर 100 पर्सन एक जगह पर हैं तो 20 to 25% को फंक्शनल डिस्पेप्सिया ज़रूर होगा। तो अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो वो पेशेंट हमेशा आपको इरिटेबल नज़र आएँगे, बेचैन नज़र आएँगे। अगर वो बात करेंगे तो चिड़चिड़ापन उनमें ज़्यादा होगा, गुस्सा उनको जल्दी आएगा। उसकी वजह ये होती है कि जब भी गट हमारी डिस्टर्ब होती है तो जो सेरोटोनिन मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया, 90% हमारे गट माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, वो रिलीज़ करते हैं। तो उसका लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब होती है। जब स्लीप प्रॉपर नहीं आएगी, सारी रात पेशेंट को खट्टे डकार आ रहे हैं, पेशेंट को बेल्चिंग हो रही है, पेशेंट को गैस लाइक फ़ील आ रही है एब्डोमेन में, नींद डिस्टर्ब होगी। जब प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके। यस। एंड व्हाट अबाउट माइग्रेन पेशेंट्स? जो पेशेंट माइग्रेन के साथ सफ़र कर रहा है, उन पेशेंट्स में डेफिनेटली नॉज़िया एंड वॉमिटिंग के सिम्पटम्स भी आते हैं। तो अगेन द सिमिलर मैकेनिज्म इज़ हियर एज़ वेल? यस, एब्सोल्युटली। और पेशेंट अक्सर आकर हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमें एक बात का जवाब दें, क्या हमें मैदे या गैस की वजह से सर में दर्द होता है? और मेजॉरिटी का यही क्वेश्चन होता है कि उनको यही लग रहा होता है कि शायद इनके स्टमक में इशू है, उनको गैस हो गई है और उसकी वजह से उनको माइग्रेन हो रहा है। लेकिन ये अदर वे अराउंड होता है बेसिकली, क्योंकि जब भी पेशेंट को माइग्रेन होता है तो माइग्रेन में ट्राइजेमिनल नर्व और ट्राइजेमिनल वैस्कुलर बंडल होता है ब्रेन में। वो जब उनमें इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स आते हैं, इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स आते हैं, उससे इनडायरेक्टली वेगस नर्व, जैसे मैंने शुरू में बताया था, वेगस नर्व कनेक्ट्स द ब्रेन टू द जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वेगस नर्व जब एक्टिव होगी तो पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग लाइक फीलिंग्स आती हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ब्रेन में चल रहा होता है, लेकिन वेगस नर्व एक्टिवेट होने की वजह से पेशेंट को नोज़िया और सीवियर वॉमिटिंग भी हो सकती है, जिसके लिए अक्सर पेशेंट्स इन प्रॉब्लम के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उनको नहीं पता चल रहा होता कि उनको बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। So coming towards the treatment part, कि if we treat the digestive symptoms, तो क्या वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करेगा अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी सिम्टम पेशेंट को आ रहे हैं उसके रूट कॉज़ क्या है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि क्या माइग्रेन के साथ ये एसोसिएशन हो सकती है, तो बेसिक उसका जो कॉजेटिव फैक्टर था वो माइग्रेन था। तो जब तक हम माइग्रेन को ट्रीट नहीं करेंगे, तो अगर हम जस्ट पेशेंट को वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन या नौजिया के लिए देते रहेंगे, पेशेंट कभी भी ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द कॉजेटिव फैक्टर विच इज़ कॉजिंग ऑल द सिम्टम्स। लाइक अगर पेशेंट को माइग्रेन की वजह से है तो हमें माइग्रेन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे माइग्रेन ठीक होगा, ऑटोमेटिकली पेशेंट के नौजिया, वॉमिटिंग, पेन, एब्डोमेन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड द अदर एग्जांपल इज़ लाइक स्ट्रोक। स्ट्रोक में एक टाइप होती है जिसको पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टीरियर सर्कुलेशन में पेशेंट प्रेजेंट ही प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के साथ करता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, तो पेशेंट सबसे पहले जाते हैं अपने नॉर्मल जीपी के पास या रूटीन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। अब वो इनको जस्ट वो यही करते हैं, उनको मेप्राज़ोल दे दी, उनको प्रोकाइनेटिक्स दे दी, वॉमिटिंग सेटल कर दी। लेकिन स्ट्रोक तो वहीं का वहीं मौजूद होता है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा होता। तो पेशेंट फिर ठीक नहीं होते, फिर वो घूम फिर के 3-4 दिन के बाद हमारे हमारे पास आ जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकली वो हम हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द मेन मैकेनिज्म दैट इज़ कॉजिंग ऑल दीज सिम्टम्स। तो उसको डायग्नोज करना, उसको अर्ली डायग्नोज करना, प्रॉपर ट्रीट करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, द वार्निंग साइंस व्हिच पेशेंट्स आर हैविंग इन देयर गट, तो क्या पेशेंट को वो गट के वार्निंग साइंस को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसका एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूँ, स्पेशली टू आवर जनरल पॉपुलेशन, कि जब भी आपको कोई भी गट के सिम्टम एक्यूट ऑनसेट, एक्यूट लाइक सडन ऑनसेट आ रहे हैं, मतलब यू आर ऑल राइट डूइंग योर डेली एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, लेकिन अगर अचानक से आपको नौजिया फील होना शुरू हो जाता है जो कि पहले कभी नहीं हुआ, या अचानक से फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग है, रिकरेंट फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, ठीक ही नहीं हो पा रही, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है कि आपसे चला नहीं जा रहा, आप चलते हैं तो आपका इम्बैलेंस हो रहा है। तो जब भी इस तरह के सिम्टम आएंगे तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। ऑलवेज सीक योर नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट, उनसे कंसल्ट करें।
और स्पेशली अगर इसके साथ पेशेंट को सीवियर हेडेक हो रहा है, अगर इसके साथ सीवियर हेडेक है तो फिर वो माइग्रेन की वजह से हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिसमें आपने फ़ौरी अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है कि कहीं माइग्रेन तो नहीं है, कहीं पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक तो नहीं है। इसी तरह एक चौथी कॉज़ होती है जिसको हम कहते हैं रेज़्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। मतलब जिस भी कॉज़ की वजह से अगर ब्रेन का प्रेशर रेज़ हो जाता है, क्योंकि एक ब्रेन का नॉर्मल प्रेशर होता है जिस पे ब्रेन के सेल्स नॉर्मल फंक्शन करते हैं। लेकिन किसी भी कॉज़ की वजह से लाइक ब्रेन ट्यूमर, लाइक मेनिंजाइटिस, जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं, ब्रेन की इन्फेक्शन हो गई है, ब्रेन ट्यूमर है, किसी भी कॉज़ की वजह से अगर ब्रेन का प्रेशर रेज़ हो जाता है तो पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा और पेशेंट की वॉमिटिंग नहीं रुकेगी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर किसी को भी इस तरह के सिम्पटम आते हैं तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग, ऑलवेज़ कंसल्ट योर न्यूरोलॉजिस्ट। Okay. What do you think? How can neurologist, gastroenterologist, and psychiatrist can work together in the betterment of patients who are suffering from both these symptoms? या एग्जैक्टली, एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे न्यूरोलॉजी के पेशेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा रहे होते हैं क्योंकि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट मिलकर हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को जनरेट करें, इसी तरह के रेगुलर कैंपेन करें, और स्पेशली दिस पॉडकास्ट, इसके थ्रू हम आपस में इंटरकनेक्टेड रहें। कोई भी सिंपोजियम करें, हम इस तरह के सेमिनार्स अरेंज करें, इसमें हम सब मिलकर जनरल पॉपुलेशन की अवेयरनेस के लिए काम करें और उनको बताएं कि कौन कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको हमने इग्नोर नहीं करना। और जब कोई भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दिस इज़ अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो पेशेंट न्यूरोलॉजी का है, सिम्टम घट के आ रहे हैं, तो कैसे अगर वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, वो कैसे उनको काउंसल करेंगे कि ये आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, उनकी वजह से आपको वॉमिटिंग आ रही है, सो यू शुड कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट। सेम विद दस के पेशेंट को अगर जस्ट गट के सिम्टम्स हैं, गट की वजह से पेशेंट इरिटेबल है, पेशेंट को बेचैनी है, तो कैसे वो हम उनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं। Okay, all right. What simple advice you can give to our listeners जो कि हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं? आप क्या उन्हें एडवाइस करना चाहते हैं कि हमें किस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहिए, अपने गट को हेल्दी रखना चाहिए एज वेल एज मेंटल हेल्थ को? Yeah, this is very important, and this is the crux of this podcast. That is that eat healthy. Eat healthy. This is very important because आजकल जैसे आपको पता है जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स इज़ अ वेरी कॉमन। जब भी किसी घर मेहमान जाते हैं तो यही चीज़ें सर्व की जाती हैं, तो इनसे अवॉइड किया जाए। बर्गर बंद कर दें, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, सॉफ्ट ड्रिंक्स टोटली इनसे अवॉइड करें। हेल्दी डाइट लें विच इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश वाटर, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। एटलीस्ट मेरा मशवरा तो यही होगा 14 to 16 ग्लास ऑफ वाटर पर डे ड्रिंक करें। सेकंड मेथड इज़ मेडिटेशन, योगा कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं बहुत सारी। एंड थर्ड इज़ रेगुलर एटलीस्ट 5 days a week डू अ 30-minute एक्सरसाइज। जो भी पेशेंट 30 मिनट एक्सरसाइज करता है उसके गट के फ्लोरा का इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, माइक्रोब्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं विच आर बेनिफिशियल फॉर अवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसके अलावा पेशेंट का सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, एंडोर्फिन लेवल बढ़ता है, एंग्जाइटी कम होती है, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है, मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाती है, गुस्सा चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। तो मेरे पास तो जो भी पेशेंट आते हैं सबको मेरी यही एडवाइस होती है कि परफॉर्म द डेली एक्सरसाइज, Focus कीप on हेल्थ। physical activity is very एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच। और आज का हमारा ये पॉडकास्ट हम यहाँ पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।